जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सूर्या क्लासेस में। जैसा कि हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के मेथड के बारे में, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग किन किन तरह के स्टार्टर का यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में डीपली पढ़ा। आज हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। दोस्तों, इसका फिगर आप लोग देख रहे होंगे। इसका फिगर लगभग लगभग 90% आप लोग देखते होंगे 3 पॉइंट स्टार्टर से मिलता है। खाली एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, इसमें एक्स्ट्रा है प्रोटेक्टिव रेजिस्टर। अब इस प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का यूज क्या है दोस्तों? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टर मतलब प्रोटेक्शन देने वाला रेजिस्टर। अब किस चीज से प्रोटेक्शन देगा? आप लोग देख रहे होंगे हम लोग के एनवीसी होल्डिंग कॉइल, जो जब हम लोग इस नाप को इधर लाते हैं तो जो इस नाप को होल्ड करता है, एनवीसी उसी को कहते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली क्लासों में डिटेल में बताया है। इसमें से हैवी करंट ना जाए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग ये रजिस्टर लगाते हैं, ताकि इसमें से अगर हैवी करंट जो कि एनवीसी जो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से डायरेक्ट लोप होकर इसमें करंट जाएगा। मतलब इसमें कौन सा करंट बहेगा? फुल लोड करंट। कौन सा बहेगा? फुल लोड करंट, IF बहेगा। ठीक, तो फुल लोड करंट का मान सीधी सारी बात है, उसका मान ज्यादा होगा। उसी ज्यादा को कंपनसेट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का यूज करते हैं, ताकि हमारा एनवीसी जो है सुरक्षित रहे और ओवरलोड ना हो जाए, जले ना। इसलिए हम लोग प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का यूज करते हैं। बाकी दूसरी चीज ये, जैसा मैंने बताया था, 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग सीरीज मोटर में करते हैं, 3 पॉइंट का शंट या कंपाउंड में करते हैं। चूंकि 4 पॉइंट की संरचना भी एकदम 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह है, बस एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हम लोग इसमें दे देते हैं, इसीलिए इसका भी एप्लीकेशन 3 पॉइंट स्टार्टर के समान ही है। यानी इसका भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं? डीसी शंट या डीसी कंपाउंड मोटर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डीसी कंपाउंड मोटर का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, और उसके साथ क्या जोड़ा है हम लोगों ने? 4 पॉइंट स्टार्टर। बाकी यहाँ पर फ्यूज का क्या काम है? डीपी, मेन स्विच, स्टार्टिंग हैंडल, स्पाइरल स्प्रिंग, सॉफ्ट आयरन कीपर, और ये आपका ओवरलोड रिले जो कि ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कैसे कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, इसका प्रिंसिपल सेम 3 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही रहेगा। इसमें और कुछ अतिरिक्त बताने वाला नहीं है। और ये स्टार्टर टॉपिक था हम लोग का, जो खत्म हो गया है। एक बार हम लोग स्टार्टर टॉपिक का जो ओवरव्यू है, जो मेन मेन पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। डीसी मोटर स्टार्टर, इसमें हम लोगों ने क्या जाना? 3 तरह के स्टार्टर होते हैं। कौन कौन से? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। हम लोग यूज कहाँ करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर का? डीसी सीरीज मोटर। थ्री पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? डीसी शंट और कंपाउंड मोटर। यही चीज 4 पॉइंट स्टार्टर में भी रहेगा। अब इसमें दो मेन चीज है। 2 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग क्या लगाते थे? एनवीसी, लेकिन ओवरलोड कॉइल इसमें नहीं लगता। मतलब क्या है इसका? कि 2 पॉइंट स्टार्टर में हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन की उतनी जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम लोग ओवरलोड रिले कॉइल या ओवरलोड कॉइल भी जिसको कहते हैं, उसका यूज 2 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग नहीं करते। तो क्या पॉइंट बना? 2 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी का प्रयोग नहीं करते हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर में हम लोग ओएलसी का यूज कर लेते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में केवल और केवल एक अंतर है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग एक प्रोटेक्शन और बढ़ा देते हैं एनवीसी के सीरीज में, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा के। तो क्या लिखेंगे? 4 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी की सुरक्षा के लिए एनवीसी के सीरीज
में एक अतिरिक्त आरपी इन द सेंस प्रोटेक्टिव रेजिस्टर जोड़ा जाता है। दोस्तों ये सब पॉइंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आता है आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर इन सब का यूज कहाँ किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर में कौन सी ऐसी चीज है जो अनुपस्थित होती है, या ओवरलोड कॉइल का यूज किस स्टार्टर में नहीं किया जाता है, या किस स्टार्टर में एनवीसी को भी प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है, या किस स्टार्टर में एनवीसी की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का यूज किया जाता है। इस तरह से मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से क्वेश्चन आता है डीसी मोटर स्टार्टर से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। नाम से स्पष्ट है, स्पीड कंट्रोल मतलब डीसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करना। दोस्तों डीसी मोटर का जो उपयोग है वो इसी कारण बना हुआ है क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। एसी मोटर के जो मेरिट्स हैं वो डीसी मोटर की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, लेकिन एसी मोटर में स्पीड कंट्रोल करना उतना इजी नहीं होता है जितना आसान डीसी मोटर में होता है। इसीलिए डीसी मोटर का यूज हम लोग आज भी बहुतायत रूप से करते हैं। अब हम लोग स्पीड कंट्रोल पढ़ते हैं डीसी मोटर का। स्पीड कंट्रोल टॉपिक को आसानी से समझने के लिए इसको भी हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं, 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट एंड कंपाउंड मोटर, दूसरा स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर। तो पहले हम लोग शंट और कंपाउंड मोटरों की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड दोस्तों 2 तरह से हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है। प्रिंसिपल ये है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग आर्मेचर के या सीरीज या फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक रेजिस्टर लगा देते हैं। आर रेजिस्टर नहीं, असल में वो रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट और रेजिस्टर में क्या अंतर है कि रेजिस्टर जो रहेगा वो फिक्स वैल्यू का रहेगा, और रियोस्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यू को, ये जो तीर दिखा रहा है उसके वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 5 ओम, इस पॉइंट पे हो जाएगी 10 ओम, इस पॉइंट पे हो जाएगी 15 ओम, इस पॉइंट पे मान लीजिए हो गई 2 ओम। तो उस हिसाब से मान लीजिए हमको बढ़ाना है, तो इसकी जो नॉब है, ये नॉब है इसका, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन कवर कर लेगा, यानी 10 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए कम करना हो तो इधर ले आएंगे तो ये केवल इतना ही पोर्शन कवर करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोटर में रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं। अब रेजिस्टेंस कंट्रोल से स्पीड कैसे कंट्रोल होता है ये ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था EB इज इक्वल टू B माइनस IARA। बैक EMF, टर्मिनल वोल्टेज और ये आपके वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बीच ये संबंध है, V प्लस होता है, सॉरी, ठीक। अब आइडियल कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि EB जो है V के इक्वल रहेगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज और बैक EMF दोनों सेम रहेंगे उस कंडीशन में जब कोई लॉस नहीं हो रहा है। मतलब आइडियल कंडीशन में हम लोग देखा जाए तो EB इज इक्वल टू क्या रहेगा, IA के, ठीक। अब यहां से देखिएगा RA क्या है, रेजिस्टेंस। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो EB बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो EB घटेगा। मतलब EB जो है RA की क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब R को यानी रेजिस्टेंस को परिवर्तित करने से क्या हो रहा है, हमारा EB भी बदल रहा है। अब EB के बदलने से स्पीड कैसे बदलेगा। दोस्तों मैंने जब पढ़ाया था तो बोल रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो डीसी मोटर से संबंधित है वो ये वाला है, N इज इक्वल टू के EB अपॉन 5, यानी N जो है EB के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और फील्ड फ्लक्स के
इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों से हम लोग समझते हैं कि स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ से देखिए ई भी बढ़ेगा, आर ए बढ़ेगा, आर ए बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई भी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। कंट्रोल कर लिया हम लोग स्पीड को, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो स्पीड भी क्या होगा, यहाँ से घटेगा। ठीक, पहला तरीका ये समझने का। दूसरा तरीका समझने का, फाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। ठीक, अब फील्ड फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो सीधी सारी बात है करंट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर से ही जो है हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चेंज इन फ्लक्स के कारण ही करंट इंड्यूस होता है, मतलब फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए अगर हम लोग आर को बढ़ाएंगे ई भी बढ़ेगा, ई भी अगर बढ़ा यहाँ से, ठीक दोस्तों, आर को बढ़ाएंगे ई भी बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो क्या होगा, बैक ईएमएफ बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो मेन हमारा फील्ड फ्लक्स है उसके विरोध करने वाला, उसका विरोध करना भी बढ़ गया, आर्मेचर रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि बैक ईएमएफ बढ़ रहा है। अब जब मेन फील्ड फ्लक्स का विरोध होगा तो जो मेन हमारा फाई है वो क्या होगा, कम होगा, और मेन फाई अगर कम हुआ तो हमारा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग डीसी शंट या कंपाउंड मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। यही कॉन्सेप्ट सीरीज मोटर में भी रहेगा, बस इसके जो स्ट्रक्चर है, संरचना में, सर्किट डायग्राम में थोड़ा अंतर है, इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। अब हम लोग इसका सर्किट डायग्राम करते हैं कि कैसे हम लोग ये रजिस्टर को, स्पीड कंट्रोल रजिस्टर को यानी रियोस्टेट को कैसे हम लोग डीसी सीरीज मोटर में संयोजित करते हैं। दो तरह से दोस्तों हम लोग संयोजित करते हैं, एक को कहते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। संयोजन के आधार पर ही इसका क्वालिफिकेशन किया जाता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड नाम से स्पष्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ नाम पे जाइए, आर्मेचर को हमें कंट्रोल करना है, मतलब आर्मेचर की सीरीज में रजिस्टर लग जाएगा कुछ इस तरह से। ये आपका आर्मेचर है जो कि शंट और कंपाउंड मोटर का है, इसलिए यहाँ फील्ड जुड़ा रहेगा। यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे रियोस्टेट, यहाँ पे मान लीजिए आपका डीसी सप्लाई होगा, इस तरह से जुड़ जाएगा। आर्मेचर कंट्रोल मतलब आर्मेचर की सीरीज में हम लोग रियोस्टेट जोड़ देंगे। दूसरा मेथड होता है फील्ड कंट्रोल मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग क्या करेंगे, फील्ड के सीरीज में, जो यहाँ पर हम लोग आर्मेचर की सीरीज में जोड़े थे रियोस्टेट, वही रियोस्टेट फील्ड के सीरीज में जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये था हम लोग का स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर। इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, तो आर्मेचर या फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट यानी वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। वेरिएबल रजिस्टर स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है ये भी मैंने बताया। ए बी इज इक्वल टू होता है V प्लस आई ए आर ए। आइडियल कंडीशन में ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए आर ए की। ठीक दोस्तों, ये भी यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है, दो तरह का V होता है, और फॉर्मूले में भी हम लोग दो तरह की V का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग केवल E की बात करें तो V प्लस आई ए आर ए होगा। जनरली वैसे आप लोग देखेंगे किताबों में ई और ईबी को एक ही कंसीडर कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर होता है। ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक, और वी माने टर्मिनल वोल्टेज। डीसी जनरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था जैसा कि, लेकिन मोटर के केस में क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, ईबी माने बैक ईएमएफ और वी माने जो इंड्यूस्ड हो रहा है। तो अगर ये कंसीडर करेंगे तो यहाँ हम लोग का माइनस रहेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको ईबी ना कंसीडर करके ई कंसीडर करें तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ई हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है और वी टर्मिनल वोल्टेज। मोटर के केस में ईबी और वी माइनस हो जाएगा। ये चीज कंफ्यूजन हो रहा था अभी अभी कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, लेकिन अब क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट। अगर ई रहेगा तो क्या होगा,
प्लस होगा, ईबी रहेगा मतलब बैक ईएमएफ तो क्या होगा माइनस, क्योंकि इन द केस ऑफ ईबी ये क्या रहता है बैक ईएमएफ, और वी क्या रहता है उसमें मेन जो वोल्टेज है हमारा फील्ड वोल्टेज वो रहता है वी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर पुनः टॉपिक पे आते हैं। ई बराबर अगर आइडियल कंडीशन में वी ईबी इज इक्वल टू किसके होगा वी के, यानी ईबी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का आई आर ए। यहाँ से अगर हम आर ए को बढ़ाएंगे तो ईबी बढ़ेगा, आर ए को घटाएंगे तो ईबी घटेगा, यानी आर ए के माध्यम से हम लोग ईबी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ईबी के द्वारा स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन 5 होता है, यानी ईबी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा और ईबी घटेगा तो स्पीड घटेगा। इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आप लोग। दोस्तों अब मेन चीज जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आईटीआई के सीबीटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव में भी, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यानी यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग बेसिकली क्रेन्स आपका हो गया, होइस्ट हो गया है ना, प्रिंटिंग मशीन हो गया, ये तीन इसके मेन जो एप्लीकेशन है वो है क्रेन्स, होइस्ट, प्रिंटिंग मशीन्स। इन सब जगहों पर हम लोग ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लासों में हम लोग डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल को इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 2 मेथड का अध्ययन किया है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में 5 तरीकों से हम लोग डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डीपली पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।